मे आई कम इन सर। दरवाजा नॉक करते मैनेजर ने अंदर आने की इजाज़त मांगी, जिस पर बहराम ने सर हिलाकर उसे इजाज़त दी। सॉरी फॉर द डिस्टर्ब सर। उसने जफर साहब को देखते मुअद्दब सी माजरत की। फिर बहराम मलिक की जानिब अपना रुख किया। सर, वेटिंग रूम में फवाद चौहान साहब इंतज़ार कर रहे हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। आपने इंटरव्यू में जो ऑफ़र पाकिस्तान के बिजनेस मैन्स के लिए अनाउंस की थी, इसी सिलसिले में वो तशरीफ़ लाए हैं। मैनेजर के बताने पर बहराम एक मुस्कुराती नज़र जफ़र साहब पर डालकर अपने लैपटॉप की जानिब मुतवज्जो हो गया। वो स्क्रीन पर वेटिंग रूम में मौजूद फवाद चौहान को देखने लगा। उसने स्क्रीन देखते हुए चेयर से पुश्त टिकाई और कुछ सोचने लगा। सर, क्या जवाब दूं? वह मुआवज़ सा इसके जवाब ना देने पर पूछने लगा। कब से इंतज़ार कर रहा है? वो सीधा होकर बैठा। सर, 2 घंटे से। मैनेजर ने जवाब दिया। गुड, कुछ घंटे मजीद इंतज़ार करने दो और फिर कह दो मेरा शेड्यूल बिजी है। अंडरस्टैंड? आगे को तुम्हें क्या करना है तुम अच्छे से जानते हो। बहराम मलिक ने हुक्म देकर उसे जाने का इशारा किया। वो यस सर कहता चला गया। बहराम खामोश बैठे जफर साहब की जानिब मुतवज्जो हुआ। मैंने न्यूज़ में देखा, होम मिनिस्टर हारिस खान पर अटैक हुआ है और वो तो उसका गहरा दोस्त है ना। फिर इसके पास होने के बजाय वो यहाँ क्या कर रहा है? उन्होंने कहते हुए बहराम को देखा, जो इनके सवाल पर मुस्कुरा रहा था। डैड, पैसा। वो हंसा। उसे मालूम है हारिस खान के पास बैठने से पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ आ गया है। ऐसे लोगों की कहाँ की दोस्ती, कैसी दोस्ती, ये आप और मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। उसने नफरत से कहा, जिस पर उन्होंने अफसोस से सर हिलाया। हाँ, जानता हूँ ऐसे सांपों की दोस्ती को, और मैं ऐसे सांपों को पांव तले कुचल देता अगर वो। सोचते हुए इसकी रगों में आग भड़क उठी। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारी मॉम का ऑर्डर है। आज तुम कहीं किसी मीटिंग वगैरह के लिए आउट ऑफ कंट्री नहीं जाओगे, बल्कि आज सब कुछ छोड़कर हमारे साथ लंच और डिनर करोगे। जफर साहब ने अपने आने की वजह बताई तो बहराम अपनी मॉम के ऑर्डर पर मुस्कुराया। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर आज तो मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और कुछ देर बाद फ्लाइट भी है न्यूयॉर्क की। वो मासूम सूरत बनाए जफर साहब को देखने लगा, जिस पर इनका कहका गूंजा। ओके जाओ, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैं कॉल करके तुम्हारा मसरूफ शेड्यूल तुम्हारी मॉम को सुनाता हूँ। उन्होंने कहते हुए मोबाइल जेब से निकाला, जिस पर बहराम बुखलाकर फौरन इनके पास पहुंचा। दोस्ती के कुछ कानून भी होते हैं यार, इसने मोबाइल झपट कर कहा। जफर साहब ने चेयर का रुख अब उसकी जानिब किया। कैसे कानून? उन्होंने शरारत से बहराम की सूरत देखी। जवाब में इनका मोबाइल देख रहा था और जफर साहब को सच में अपनी मॉम को कॉल करते देखकर वो हैरान होता इन्हें देखने लगा। नॉट फेयर डैड, आपकी बारी आएगी तो फिर मुझसे किसी हेल्प की उम्मीद मत रखिएगा। इस मसनूई नाराजगी से कहा। शेर का सीना रखने वाले लोग ऐसी छोटी मोटी चुईया को संभाल लेते हैं, तुम बस अपनी खैर बनाओ। वो अपने सीने पर हाथ रख कर बोले, जिस पर बहराम का बुलंद बांक कहकर गूंजा। अच्छा, अभी मालूम हो जाएगा, जरा ये सुने। शेर का सीना रखने वाले लोग ऐसी छोटी मोटी चुईया को संभाल लेते हैं, तुम अपनी खैर बनाओ। उसने कुछ देर पहले के जफर साहब के कहे लफ्ज़ की रिकॉर्डिंग सुनाई तो जफर साहब हैरान हुए। डैड, आपने मेरी इतनी खूबसूरत यंग सी मॉम को चुईया कहा? ओह गॉड, उसने हंसते हुए छेड़ा। तुमसे मुझे इस गद्दारी की उम्मीद तवक्को नहीं थी। बहराम, अब तुम अपने मॉम डैड की लड़ाई करवाओगे, ये सिखाया है मैंने तुम्हें। वो दुख से बोलते हुए गमगीन लगे। ओ सैड, आपने तो बहुत कुछ सिखाया है, पर अभी सिर्फ इसका ही इस्तेमाल करना चाहता हूँ ताकि आपको मालूम हो कि एक बिजनेसमैन से पंगा नहीं लेते। उसने कहकर मोबाइल जेब में रखा, अपना कोट उठाकर बाजू पर डाला और इनकी तरफ आया। जफर साहब हैरत से देखने लगे। बहराम ने मुस्कुराते हुए इन्हें उठने में मदद देते बैसाखी थमाई। चलो बेटा, फिर हमें भी कहना है कि अब हमें बहू चाहिए। चलो मेरे शेर। जफर साहब ने इसकी कमजोर रग पर हाथ रखा और वो बुलबुला उठा। आप मेरे साथ ऐसा नहीं
आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। उसे मालूम था अगर फिर अपनी मॉम को बहू ना होने का दुख याद आया तो सच में घर में तूफान आ जाएगा। चलो देर हो रही है। वो इसकी इल्तिजा को नज़रअंदाज करते रोब से कहते लिफ्ट में दाखिल हुए। इनके पीछे बहराम भी आया। अगर आपने ऐसा कुछ कहा तो मैंने सच में किसी लड़की को भी उठा कर ले आना है। आगे फिर फेस कीजिएगा इस लड़की की फैमिली को। वो धमकाने लगा पर इन पर कोई असर ना पड़ा। अलबत्ता लिफ्ट से निकलकर उसे इग्नोर करते आगे जा रहे थे और वो पीछे परेशान सूरत लिए आ रहा था। डील कर सकते हो। गाड़ी में बैठे जफर साहब को जब इसकी मुसलसल इल्तिजा करती हालत पर रहम आया तो बोले, मंजूर है मेरे बाप, सब कुछ मंजूर है। यकदम इसके कहने पर जफर साहब इसकी बात से लुत्फानंदोज होते कहका लगा उठे, आइंदा ख्याल रखना, बिजनेस छोड़ा है, डील और मजबूर करना नहीं भूले हम। इनकी बात पर बहराम ने तकदीर में सर हिलाया। अब वो मोबाइल कान से लगाए अपनी सेक्रेटरी से बात करता आज की मीटिंग कैंसिल करवा रहा था। इनके जाने के कुछ घंटों के मुसलसल नाकाम इंतजार के बाद फवाद चौहान गुस्से से वेटिंग रूम से बाहर निकले। सुर्ख आंखों पर सन ग्लासेस लगाकर अपनी गाड़ी में आ बैठे। मैनेजर ने बार बार डिस्टर्ब करने पर इनकी अच्छी खासी इंसल्ट कर दी थी, जिस पर वो सब्र का घूंट पीकर वहां से निकल आए। एक माह की मुसलसल बेरोजगारी से तंग आकर उसने बाइक बेचकर 2000 अनवर को दिए थे और बाकी के मौलवी को ये कहकर दे दिए कि सैलरी मिल गई है। कम पैसों पर वो कुछ बिगड़े तो थे पर फिर ये सोचकर मुतमिन हो गए कि चलो शुक्र है अब वो नौकरी कर रहा है तो बाकी के पैसे भी लौटा देगा। हाँ, बहजाद ने चंद पैसे धोबी को देकर अपने कपड़े धुलवाए और फिर आखिर में इसके पास फूटी कौड़ी भी ना बची। मियाँ, काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ पैदल जा रहे हो नौकरी पर, बाइक कहाँ गई तुम्हारी? मौलवी काफ़ी दिनों से इसके पास बाइक ना देखकर बोला, बेच दी है। बहजाद ने एक नज़र मौलवी पर डालकर कहा, हैं पर क्यों? अच्छी खासी तो थी, ज़रा सी मरम्मत करवाते तो चमक जाती। उन्होंने मशवरा दिया जिस पर बहजाद दांत पीस गया। नहीं ले लूँगा कुछ माह बाद। वो कहकर खुदा हाफिज कहता वहां से निकला और अनवर के खोखे पर आ गया। चल यार चाय का कप दे। वो चेयर पर बैठते बोला। अनवर इसकी मजबूरी हालात से वाकिफ था, इससे भी कि उसने बाइक बेच दी है। क्या सोचा फिर नौकरी का मिल रही है कि नहीं? अनवर 2 चाय के कप लेकर चेयर खिसकाता इसके सामने बैठा। कहाँ मिलनी है यार, गया था एक आदमी के पास, बोला कि नौकरी चाहिए, तनख्वाह चाहिए, कम हो बाद में बढ़ा देना। और वो बोला कि कितनी तालीम है? मैंने कहा 10 पास हूँ। तो कहा पहले जाकर मजीद जमाते पढ़ो और तमीज़ सीख लो। मैंने कहा इतनी तमीज़ से तो बात कर रहा हूँ, कौन सी बदतमीज़ी कर ली? तो वो बोला कि तेरी तमीज़ तेरी तालीम बता रही है। अब इसका मतलब ये कि हम अनपढ़ लोग जिनके पास डिग्री या नहीं वो बदतमीज़ हो गए और ये 2 कागज़ के टुकड़ों पर तमीज़दार हो गए। अल्लाह। बात मुकम्मल करते उसने कप मुंह से लगाया। फिर तूने कुछ नहीं कहा? अनवर ने हैरत से सुनते इसके रिलैक्स अंदाज को देखा और ना इसके सामने ऐसा वैसा कोई कुछ कहे तो वो सामने वाले का नक्शा बदल देता था। नहीं, छोड़ दिया साले को। सोचा अगर लगाऊंगा तो इसकी बात सच हो जाएगी, इसीलिए बख्श दिया। उसने 3 घूंट में कप खाली करते टेबल पर रखा और सिगरेट मांगा। अनवर अपना आधा कप मेज पर रखता सिगरेट ले आया। मैं तो कहता हूँ शहर के किसी होटल में देख वहाँ मिल जाएगी नौकरी, पर तू सुने तब ना। वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि कोशिश कर ले। वहाँ तो अमीर लोग आते हैं और फिर क्या कहते हैं, टिप पता नहीं क्या नाम है, वो दे जाते हैं अलग से। अगर अब्बा इजाज़त दे तो मैं तो ज़रूर जाता होटलों में नौकरी करने। यार सोच तू, इतना ज़बरदस्त खाना, फिर वहाँ के नज़ारे। हाय, शरारत से कहते अनवर ने दिल पर हाथ रखा तो बहजाद ने उसे एक धप लगाई। ऐसी नीयत है इसीलिए तो पड़ा है यहाँ, और मेरे से नहीं होते वेटर शेटर के काम। मैं तो कोई बड़ा ही आदमी बनूंगा जिसका रोब होगा लोगों पर। वो अपने ख्यालों का इजहार करने लगा जिस पर अनवर ने कहकर लगाया, यही हाल है तेरे, हालात देख बिल्कुल जंगली बन गया है। बाल देख अपने, फिर मूछें दाढ़ी कितनी बढ़ गई है। अच्छा खासा लोफर लग बाकी के लफ्ज़ इसके गले में ही दब गए जब खोखे के सामने रुकती ब्लैक मस्टरी को देखा। इसमें से सूट बूट वाले 2 बंदे बाहर निकले। कौन है यार? इन्हें अपनी तरफ बढ़ता देखकर अनवर खड़ा हो गया। अलबत्ता बेजाद वो है वैसे ही बैठा रहा।
बहजाद, तुम्हें हमारे साथ होम मिनिस्टर साहब के पास चलना होगा। वो दोनों आदमी बहजाद के सामने रुके और बोले तो आसपास के मोहल्ले के सादा लोग हैरान हैरान शदीद बहजाद और इस सूट बूट वाले बंदों को देखने लगे जो बहजाद से मुखातिब थे। क्यों? बहजाद ने नासमझी से देखा। वहाँ चलकर मालूम होगा, उन्होंने कहा। तो वो अनवर और मोहल्ले के लोगों को देखने लगा। सॉरी, इनसे कह दें इनाम के लिए बुला रहे हैं तो मैं नहीं आ रहा। मैंने जो किया वो इंसानियत के नाते किया था, किसी लालच में आकर नहीं। वो इनका बुलावा समझकर सिरगट का कष्ट लेता बोला, जिस पर अनवर ने हैरत से उसे देखा। अरे तू बेवकूफ़ हो गया है पागल, इतना अच्छा मौका मिल रहा है और तू इनकार कर रहा है। देख नहीं कैसे आज इन इन पढ़े अनपढ़ होने की वजह से धक्का देकर निकल गया था। वो अब जब मौका मिला है तो इंसानियत दिखा रहा है। अनवर गुस्से से अपने बेवकूफ़ दोस्त से बोला, जिस पर उसने सर झटका। इसके इनकार पर दोनों गार्ड्स ने एक दूसरे को देखकर फिर होम मिनिस्टर से रब्ता किया। सर कह रहे हैं वो तुम्हें इनाम के लिए नहीं बुला रहे, काम है तुम्हारे लिए। गार्ड्स ने मोबाइल रखते बहजाद से कहा तो उसने उलझ कर अनवर को देखा और अनवर ने दांत पीसते उसकी तरफ धक्का दिया। जाओ वहाँ मालूम हो जाएगा। अंकल निकल अब और चमक धमक कर आना, वो खुशी से बोला। तो बहजाद बमुश्किल मुस्कुराता गार्ड के साथ गाड़ी में बैठा। कहीं पुलिस के चक्कर में तो नहीं पड़ने वाला, एक ख्याल दिमाग में आया जिसे झटक कर वो इस आलीशान गाड़ी को देखते सोचने लगा कि वाकई बड़े लोग के नौकर भी सेठ होते हैं साले। गाड़ी चलती हुई एक आलीशान महल नुमा खान मैंशन में दाखिल होकर पोर्च में रुकी। वो दोनों आदमियों के साथ बाहर निकला। आसपास गार्ड्स खड़े थे और इनके हुलिये को देखकर बहजाद ने अपनी घनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। वो इनके साथ पूरे कॉन्फिडेंस से चलता अंदर दाखिल हुआ, जहाँ दूसरे भी कई हट्टे कट्टे गार्ड्स मौजूद थे। तुम यहीं रुको, इनमें से एक बहजाद से बोला तो वो सर हिलाकर रुक गया। एक इसके साथ खड़ा रहा, दूसरा अंदर चला गया। सर हम उस लड़के को लेकर आ गए हैं, अंदर भेज दें इसे। हारिस साहब लॉन्ज में बैठे हानिया से बातें कर रहे थे जब एक गार्ड इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होकर बोला, हाँ भेज दो उसे अंदर। इनकी इजाज़त पर गार्ड सर को खम देकर चला गया और कुछ ही देर में बहजाद इस आलीशान घर के लॉन्ज में दाखिल हुआ। बहजाद ने इस हाल नुमा लॉन्ज को देखा। सामने बैठे इसकी नज़र हारिस साहब पर गई तो वो मुस्कुरा दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है सर आपकी? पास पहुंचकर उसने मुस्कुरा कर पूछा। हारिस साहब ने इसकी काली आंखों को देखा और उसे पहचानने में ज़्यादा देर न लगाई। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हो? तुम तो एहसान करके ऐसे गए कि फिर मुड़कर भी ना देखा, उन्होंने जवाब देते हल्का सा शिकवा किया। बहजाद को तो झटका लगा, पर साथ बैठी हानिया ने भी अपने डैड को हैरत से देखा। व्हाट यू मीन डैड? अब आप ऐसे सड़क छाप लोफर लोगों से शिकवा करेंगे? पैसा मुंह पे मारें और रफा दफा करें उसे। वो नखुसत से लंबे चौड़े बद रंग पैंट शर्ट और पुराने शूज़ में बहजाद की हालत को देखती कराहत से बोली, उसे यहाँ बुलवाने की ज़रूरत ही क्या थी? आप वही पैसे भेज देते जहाँ से उठा लाए हैं इस ओल्ड मैन को। हारिस साहब ने अपनी साहबजादी की बातों पर नफी में सर हिलाया, जैसे कहना चाह रहे हो कि तुम बाज नहीं आओगी। बहजाद जो मुस्कुरा कर हारिस साहब को देख रहा था, इसने नखुसत और कराहत भरी आवाज़ पर ज़रा सी गर्दन मोड़ी तो उससे सामने पर टांग चढ़ाया। ऑफ वाइट शॉर्ट शर्ट, ब्लैक जीन्स पर स्कार्फ पहने, वो शॉर्ट कट्स गोल्डन बालों वाली तन्हाई नाजुक कान जैसी सब्ज आंखों वाली लड़की अपने सुर्ख पंखुड़ियों जैसे लबों से कांटे झाड़ती हुई नजर आई। हानिया को देखकर एक पल के लिए तो उससे गुमान हुआ जैसे वो कोई ख्वाब हो, किसी के ख्वाबों की शहजादी जो इसके ख्वाबों से निकलकर मुजस्मा यहाँ आ बैठी हो। पर इसके लबों से निकलते जहरीले और घमंडी लफ्ज़ पर उसे यकीन हो गया कि वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई घमंडी औलाद थी। इसके अंदाज तहजीबत पर बहजाद को बहुत गुस्सा है। सर मैंने पहले ही कहा है, जो मैंने किया वो बस इंसानियत के नाते किया था। चलता हूँ, आप बहुत शुक्रिया बुलाकर इतनी इज्जत देने का। वो कहकर एक गुस्से भरी नज़र इस कांच सी गुड़िया पर डालकर वापस जाने के लिए मुड़ा। रुको बहजाद, तुम्हें मैंने इनाम के लिए नहीं नौकरी के लिए बुलवाया है। इसके दोबारा कदम उठाने पर हारिस साहब जल्दी से बोले और अपनी बेटी की जानब मुड़े। हनी आप ज़रा अंदर जाएं, हम फिर बात करेंगे। हारिस साहब के कहने पर हानिया ने एक शक की नज़र अपने डैड पर डाली और फिर इस लफंगे टाइप लड़के को देखा। टू मच डैड, गुस्से से पाँव टच कर
पटक कर वो नाराज़गी का इज़हार करती वो चली गई तो हारिस साहब ने अपनी गुस्सीली बेटी को जाते देखा, जिसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। अगर कोई मिजाज के खिलाफ बात हो तो नाराज़गी अलग। एक माह के मुसलसल बेड रेस्ट के बाद जब वो तंदुरुस्त होकर डिस्चार्ज हुए तो पहली फुर्सत में उन्होंने अपने आदमियों से इस लड़के को तलब किया जिसने इसकी जान बचाई थी। इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन निकालने पर मालूम हुआ कि वो एक गरीब लड़का था, 10 जमातें पास था और आजकल नौकरी के लिए यहाँ वहाँ ख्वार हो रहा था। उन्होंने सोचा था कि अपनी बेटी की हिफाजत के लिए गार्ड रखेंगे। इनकी बेटी घर से बाहर कहीं भी जाए, यूनिवर्सिटी या दोस्तों के साथ, तो हमेशा इसके साथ रहे। और जिन लोगों ने इनके खिलाफ प्लान बनाया था, इन लोगों से अपनी बेटी को महफूज रख सके। कोई ऐसा हो जो अपनी जान की परवाह किए बगैर इनकी बेटी की हिफाजत करे और इस नौकरी को अपना फ़र्ज समझकर इसमें कभी खयानत ना करे। और ये सब उन्होंने इस लड़के में देखा था। इस एक माह के दौरान उन्होंने हानिया पर सख्त पाबंदियां लगा दी थी कि वो बाहर कहीं ना जाए और उसे सख्त सिक्योरिटी में रखा। मेरे पास डिग्रियां नहीं हैं सर, वो लौट कर इनके पास आया। मैं जानता हूँ और मुझे डिग्रियों की ज़रूरत भी नहीं है, वो मुस्कुराते हुए बोले। बेजाद पहले तो इस इंसान के नरम मिजाज पर हैरान हुआ। उसने तो सुना था कि ये मिनिस्टर शिनिस्टर बहुत तेज़ मिजाज के होते हैं, पर यहाँ तो मामला ही उलट था। होम मिनिस्टर एक गरीब अनपढ़ लड़के को नौकरी की ऑफर कर रहा था। हैरत से मरने का मकाम था, पर वो जिंदा था क्योंकि वो इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं था। सर, ये सब तो फिल्मों में होता है, क्या आप फिल्में देखने के शौकीन हैं? उसने पूछा तो शरारत से था, पर इसका लहजा और आंखें साफ नहीं दे रही थी। ये भी तो मूवी में होता है कि कोई अनजान अपनी जान की परवाह किए बगैर किसी दूसरे की जान बचाए। क्या तुम भी मूवीज़ देखने के शौकीन हो? हारिस साहब ने इसकी बात इसी पर उल्टा दी तो वो हंस पड़ा। क्या आप इस वजह से मुझे नौकरी दे रहे हैं कि मैंने आपकी जान बचाकर आप पर एहसान किया था, इस एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं? उसने पूछा, क्योंकि वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहता था। उसने जो किया वो एहसान नहीं बल्कि इंसानियत थी, और होम मिनिस्टर साहब जो कर रहे थे वो इंसानियत नहीं एहसान था। अगर मैं कहूँ हाँ, तो उन्होंने जाहिर थी परखती नज़रों से उसे देखा, जहाँ बेजाद के चेहरे से मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई थी और वो इसकी जगह संजीदगी ने ले ली थी। माफ़ कीजिएगा सर, मैं एहसान नहीं लेता और ना करता हूँ, मुझे इजाज़त दें। वो स्पष्ट लहजे में कहता वहाँ से जाने लगा। फिर इसके कदमों की रफ्तार को देखते हुए हारिस साहब ने अपने लफ्ज़ों से इसके पाँव जकड़ लिए। मैं तुम्हें तुम्हारी काबिलियत पर यहाँ बॉडीगार्ड की नौकरी दे रहा हूँ, अपनी बेटी का बॉडीगार्ड बनाना चाहता हूँ, और इसमें तूने तुम्हारी डिग्रियों की ज़रूरत है और ना ही एहसान की बात। मैं तुम्हें तुम्हारी काबिलियत और इंसानियत को देखते हुए ये जॉब देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम इनकार नहीं करोगे। वह मुस्कुराते हुए बोले तो बेजाद हैरान सा मुड़ा। पुलिस तो मुझे इस गिरोह का हिस्सा समझ रही थी जिसने आप पर अचानक हमला किया था, और आप मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं। वो शॉक्ड था। होम मिनिस्टर की बेटी का बॉडीगार्ड कोई मामूली बात नहीं थी। वो गरीब, सड़क छाप, लोफर टाइप इंसान। इसकी किस्मत यूँ अचानक चमकेगी तो हैरान तो होना बनता है। तुम फिक्र मत करो, मैंने ऐसे ही भरोसा नहीं किया है तुम पर। तुम्हारी पैदाइश से लेकर अब तक की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। तुम एक यतीम लड़के हो जिसके माँ बाप बचपन में एक एक्सीडेंट में चल बसे, और इनके बाद तुम कहाँ कहाँ रहे हो और तुमने कौन कौन से काम किए हैं। जहाँ तुम्हारी लास्ट जॉब थी लाहौर में एक बिजनेसमैन के घर के गार्ड की हैसियत से, वहाँ लड़ाई होने पर तुम यहाँ कराची आए, और तुम्हारी दोस्ती अनवर खोखे वाले से हो गई जिसने तुम्हें मौलवी का एक कमरा किराए पर लेकर दिया जहाँ अब तुम रहते हो। मुसलसल नौकरी की तलाश में मैं उस दिन दरबान की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे थे कि मेरी गाड़ी पर हमला होता देखकर तुम्हें रुकना पड़ा, और जब मैं बाहर निकला तो मुझ पर निशाना देखकर तुमने मुझे बचाया। जहाँ इंटरव्यू देना जाना था, मेरी वजह से वहाँ जाने का वक्त निकल गया तो तुम नाकाम होकर लौट गए। अब किराए और उधार से तंग आकर अपनी बाइक भी भेज चुके हो। एम आई राइट? हारिस साहब ने टांग पर टांग चढ़ाते लबों पर सिगार दबाया। बेजाद हुनकों की तरह इन्हें तक रहा था। फिर क्या कहते हो, कर रहे हो ज्वाइन बॉडीगार्ड की नौकरी कल से सुबह 9 से रात 8 बजे तक? उन्होंने इसकी हैरत सूरत देखते मुस्कुराहट दबा कर कहा, जब सब कुछ फिक्स कर लिया है तो ये भी बता दें सैलरी पैकेज क्या है। इसकी बात पर हारिस साहब का कहकर गूंजा, डोंट वरी, इतना है कि तुम्हारी ज़रूरत के अलावा भी जेब फुल रहेगी। और वो मुस्कुरा कर बोले और उठ खड़े हुए। इन्हें फवाद साहब से डिस्कस करना था ये सब, और अपनी बेटी को भी समझाना था।
बहजाद इन्हें मुस्बत जवाब देकर खुश खुश रवाना हुआ। उसे ये धमाकेदार न्यूज़ अनवर को सुनानी थी और इसका रिएक्शन भी देखना था। सुनो, उसे पीछे हारिस साहब की आवाज़ सुनाई दी तो वो मुड़ा। जी, उसने सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। मेरी नज़रें तुम पर हैं। जो मेरा भरोसा तोड़ता है इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। मैंने तुम पर यकीन किया है और इस यकीन को कायम रखना। उनके संजीदा सद सपाट लहजे पर बहजाद ने सर हिला दिया और इन्हें मुतमिन करके अपनी राह ली। चलो, अब जैसे उठा कर लाए थे वैसे फेंक आओ, वो इन गार्ड्स के सामने खड़ा हुक्म देते हुए बोला। दोनों ने एक दूसरे को देखा। हमें सर की तरफ से ऐसा कोई हुक्म नहीं, तुम जा सकते हो। दोनों ने इनकार किया तो बहजाद ने अब्रू उचकाई। जाओ, छोड़ा उसे। पीछे से हारिस साहब की आवाज़ पर जहाँ डीठ बना बहजाद मुस्कुराया था, वहीं वो दोनों ने इस लोफर के लिए हारिस साहब को उठकर आते देखकर हैरान हुए। बहुत दूर है मोहल्ला, वो मुस्कुराकर हारिस साहब से बोला, जिस पर उन्होंने सर हिला दिया। तुम्हें कल से पिक एंड ड्रॉप मिल जाएगी, वो बोले तो बहजाद ने नफ़ी में सर हिलाया। अगर आपके सारे गार्ड्स को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मुहैया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं है तो सिर्फ मेरे लिए मुआज़रत। मैं अपनी ड्यूटी अपने बलबूते पे करूँगा और आने जाने के मसले को भी खुद हल करूँगा। अब चलता हूँ, वो कहकर चला गया। हारिस साहब सर झटक कर अपनी बेटी के रूम की तरफ चले गए। कुछ मालूम हुआ? ऑफिस रूम की चेयर पर बैठे बहजाद ने आईजी सरफराज से पूछा, जिस पर उसने मायूसी से सर नफ़ी में हिलाया। आईजी साहब के जवाब पर उसने अपने लब भेज लिए। डोंट वेरी, कामयाबी हमसे दूर नहीं। उन्होंने इसकी हिम्मत बंधाई जिसकी उसे कतई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो जानता था अगर कामयाबी दूर भी होती तो वो उसे अपने करीब घसीट लाता। आई नो, मैं ये सोच रहा हूँ कि होम मिनिस्टर के साथ हुए इतने बड़े हादसे पर ब्रेक डील्स की आमद नहीं हुई। वो उंगली में घुमाता पेन बॉक्स में डालकर छत पर लगे फानूस को देखने लगा, जिसकी रोशनी इसकी आंखों में चुभ रही थी, मगर फिर भी वो मुसलसल इस फानूस को देख रहा था। हाँ, ये मैंने मालूम करवाया था और इंफॉर्मेशन मिली है कि वो आउट ऑफ कंट्री है अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ। पर तुम परेशान ना हो, वो जल्द ही लौटेगा क्योंकि इनकी मीटिंग की तारीख करीब आ रही है। इनकी बात सुनते हुए सामने वाले की आंखें चमकी। बहुत खूब, वो हंसा। मैंने वो वॉइस टॉयज हटा लिया था वहाँ से। वैसे भी अब वहाँ दूसरा मरीज शिफ्ट हो गया था जिसकी कहाएं इतनी तेज थी कि मेरे कान दुखने लगे थे। आईजी साहब की बात पर वो कहका लगा उठा। मुझे पहले ही मालूम था कि वो वहाँ ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, फिर भी आपके इसरार पर गया था मैं। अब भुगते। इसने आंखें घुमाकर कहा तो उस बार हंसने की बारी आईजी साहब की थी। अब इसका मतलब ये तो नहीं जेंटलमैन के कोई फ़ायदा नहीं हुआ? आईजी साहब आंखें तिरछी करके बोले। ये तुम्हें वहीं से मालूम हुआ कि वो अपनी बेटी की हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड रख रहा था? उन्होंने जताया, जिस पर बहराम ने मुस्कुराहट दबाकर क्वेश्चन बजलाया। रोमिसा को बताओ, उन्होंने पूछा। ठीक है, बहराम ने जवाब दिया। काम कैसा कर रही है? दूसरा सवाल हुआ। काम तो अच्छा है पर हमें अल्टर रहना पड़ेगा इसकी तरफ से। बहराम की बात से मुत्तफिक हुए आईजी साहब ने सर हिलाया। फिर मजीद कुछ डिस्कस करने के बाद आईजी साहब कन्वेंशन से निकल गए। हारिस साहब बहजाद के जाने के बाद हानिया के रूम में आए। वो सकते में बेड पर बैठी अपने डैड का चेहरा तक रही थी। डैड, आपको मेरे लिए बॉडीगार्ड के तौर पर यही मिला था? लॉफर गुंडा टाइप शख्स, उसे मैं अपने साथ लेकर मूव करूंगी? हाउ पॉसिबल डैड? उसने हैरत की जाती से चीख कर कहा। हनी बेटा, इस वक्त मेरा किसी पर एतबार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं ऐसे किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। जिस तरह आपके साथ हुआ और जिस तरह मुझ पर अटैक हुआ, नामुमकिन है कि कोई भरोसे वाला शख्स मिले जो आपकी हिफाजत करे और हमारे मुखालफों से चंद पैसों के औज ना मिले। आपने देखा इन्हें मेरा ड्राइवर कैसे मेरा ही दुश्मन साबित हुआ था। अगर वो मुझे मिल जाए ना तो ऐसा हाल करूँगा कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। हारिस साहब उसे समझाने लगे, फिर आखिर में ड्राइवर की गद्दारी पर गुस्सा ज़ब्त करके बोले, तो क्या डैड वो लफंगा आपके भरोसे के लायक था? वो किसी से नहीं मिल सकता पैसों के लिए, हालांकि वो हुलिये से ही कोई गंडा लग रहा था। वो नाराज़गी से बोली, नहीं मेरी जान,
اپنے ڈیڈ نے مکمل تشویش کے بعد ہی اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے نہ کردار میں جھول ہے اور نہ ہی وہ حرام کھاتا ہے۔ ایک سچا اور وفادار شخص ہے وہ، ہمیشہ حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ آپ ایک بار اپنے ڈیڈ کو موقع دیں، اگر کوئی بھی کوتاہی ہوئی تو اسے اسی وقت فارغ کر دیں گے، بلکہ پھر جیسے آپ چاہیں گی ویسی سزا دیجیے گا۔ اوکے ڈیڈ کی جان۔ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور محبت سے کہا تو ان کی ملتجی آنکھوں میں دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر گئی۔ اوکے، لیکن اگر اس نے میری مرضی کے خلاف کچھ کیا تو میں اسے سخت سزا دوں گی۔ وہ لاڈ سے بولتی حارث صاحب کی گردن میں باہیں ڈال گئی۔ وہ مسکرائے، اس کا سر تھپایا اور اس کا ماتھا چومتے اوکے کر گئے۔ تو کل سے آپ پر ساری پابندیاں ختم اور آپ جائیں گی یونیورسٹی، پھر سے اپنے فرینڈ سے ملیں گی۔ خوش ہیں آپ؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو وہ یاہو کرتی یس ڈیڈ بولتی ان سے لپٹ گئی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے فواد صاحب سے بات کی، جانیے کہ پروٹیکشن کے لیے اسے رکھ کر اچھا کیا، پر خیال رکھنا ایسے ہی کسی پر یقین مت کرنا۔ فواد صاحب کی بات پر حارث صاحب نے ثابت میں سر ہلا کر تائید کی۔ گارڈ رکھا گیا ہے؟ ہاں، کریم کے بتانے پر اس نے کہکا لگایا۔ بہت ڈر گیا ہے؟ کریم تمسکر سے بولا، جس پر بہرام نے سر ہلایا۔ ڈرنا بھی چاہیے، ابھی تو بہت ہے۔ گیم کے سٹارٹ ہوتے ہی منسٹر سے خرگوش بن گیا ہے۔ اس کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ کریم نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ نظر رکھنا ان پر، خاص کر ہانیہ خان پر۔ میں بھی دیکھوں کتنی پروٹیکشن مہیا ہوتی ہے اسے کہ وہ بہرام کی پہنچ سے دور ہو جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے تذکرہ بولا، اس پر بھی نظر رکھنا کوئی آنچ نہ آئے۔ وہ حکم دے کر میٹنگ کے لیے روانہ ہوا تو اکرم سر ہلاتا وہاں سے نکلا۔ واپس آ کر اس نے جب انور سے ذکر کیا اپنی نوکری کا تو کچھ دیر حیرت کی زیادتی سے وہ کنگ رہ گیا اور پھر خوش ہوتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بھیج لیا۔ انور اسے نصیحتیں کرنے لگا کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کہ اس نے باڈی گارڈ کی کافی فلمیں دیکھی ہوئی تھی اور ان کے مطابق وہ بہزاد کو سمجھا رہا تھا۔ بس کر دے بھائی، سمجھ گیا ہوں۔ وہ سنتے سنتے اکتا گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، منسٹر کی بیٹی کیسی تھی؟ کسی افسر سے کم تو نہیں ہوگی نا؟ انور نے شرارت سے پوچھا تو بہزاد اس گھمنڈی لڑکی کو یاد کرتے بدمزہ ہو گیا۔ خاص نہیں تھی، بدتمیز بد اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ مغرور بھی تھی، جیسے عام امیروں کی اولادیں ہوتی ہیں، اس نے کہا تو انور نے منہ بنا کر سر ہلایا۔ ہاں، اب سب کچھ فلموں کی طرح تو نہیں ہوگا کہ ہیروئن کو اپنے گارڈ سے پیار ہو جائے، چل کچھ الگ صحیح۔ اس نے سر ہلاتے دل مسور کر کہا، پر اس کے لہجے میں افسوس بھی تھا کیونکہ اس نے اپنے دوست کے لیے ایک سیکنڈ میں ہی اس ہوم منسٹر کی لڑکی کو سیٹ کر لیا تھا۔ کوئی نہیں، نوکری مل گئی ہے، چھوکری بھی مل جائے گی۔ اس نے بہزاد سے زیادہ خود کو تسلی دی کیونکہ وہ اپنے دوست کو آباد دیکھنا چاہتا تھا جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ بہزاد نے سڑک کی طرف دیکھا جہاں گاڑیاں اپنی تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھیں۔ کل سے جاؤ گے؟ کپڑے کوئی ڈھنگ کے ہیں کہ نہیں اور تنخواہ کتنی ہے؟ انور کو پھر اس کے کپڑوں کی ٹینشن ہوئی۔ وہ اپنے دوست کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتا تھا۔ یار کپڑے بہت ہیں، وہی جب تک تنخواہ نہیں مل جاتی ان سے ہی گزارا کرنا پڑے گا، اور تنخواہ اتنی ہے کہ سمجھ لو ساری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد بھی جیب فل رہے گی۔ ہاں، وہ کہہ کر کہکا لگا بولا، ایڈوانس نہ لے کر تو نے اچھا نہیں کیا۔ وہ افسوس سے بولا، یار بس اچھا نہیں لگا، چاہتا ہوں پہلے کام دیکھیں پھر تنخواہ دیں، تو ٹھیک رہے گا نا؟ اس کی بات پر انور نے سر ہلا کر تصدیق کی۔ دونوں اس وقت ایک ہوٹل میں بیٹھے مووی دیکھنے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ سامنے ہی مین روڈ تھا جس پر کبھی کبھار بہزاد نظریں ڈال لیتا۔ پھر چھوٹی موٹی باتوں کے دوران مووی ختم ہونے پر دونوں گھر کی طرف چل پڑے۔ صبح اس کی نوکری کا پہلا دن تھا اور انور کو کھوکے کے لیے جلدی اٹھنا تھا۔ مطلب میں سمجھ لوں کہ تو اب بھی بڑا آدمی بن گیا ہے۔ گھر کے راستے پر چلتے انور نے شرارت سے پوچھا، جس پر بہزاد نے نیچے پڑے پتھر کو شوز سے ٹھوکر مارتے ہوئے اسے گھورا۔ بڑا آدمی تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے ہوم منسٹر نے نوکری نہیں چھوکری دی ہو مجھے۔ اس بات پر انور نے بلند باں کہکا لگایا جس پر بہزاد سر کچلا کر رہ گیا۔ سن، فرض میں کوتاہی ہے یہ۔ اس نے چھیڑا تو وہ منہ بنا گیا۔
तो मैं कौन सा रुखसत करवा कर ला रहा हूँ भाई, ऐसी मगरूर घमंडी नकचिड़ी को मैं मुंह ना लगाऊं, ऐसा वैसा तो दूर की बात है, ये तो मजाक था। इसने सर झटक कर सफाई दी और आगे बढ़ गया। अनवर भी हंसता हुआ इसके पीछे आया। सुबह तैयार होकर 9 बजे होम मिनिस्टर के घर पहुंचा। ये तुम्हारे लिए। मुलाजिम ने एक पिस्टल के साथ लाइसेंस दिया उसे, जिसे शुक्रिया कहते बहजाद ने उठा लिया और गन बेल्ट में लगा कर लाइसेंस जेब में रखा। मैडम को बुला दें, यूनिवर्सिटी के लिए निकलना था। 9 बज गए थे। उसने मुलाजिम को कहा तो वो उसे देखने लगा जैसे उसने कोई गलत बात कर दी हो। इंतज़ार करो, बीबी आ जाएंगे। मुलाजिम ने इसके पोनी में बंधे बालों को और फिर गनी दाढ़ी मूछों को देखा। बहजाद उसे खुद को सर से पांव तक तकता पाकर अपने आप को देखने लगा। अच्छा खासा तो था वो। न्यू बूट पहने थे जो वो इंटरव्यू के लिए पहनकर जाता था। ऑफ वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने वो ठीक ठाक लग रहा था। सिर्फ बाल बड़े हुए थे जिन्हें छोटी सी पोनी में जकड़ रखा था। मुलाजिम चला गया और वो मैडम का इंतज़ार करने लगा। और इंतज़ार इतना तवील नहीं था। जब वो सामने ही सीढ़ियों से टक टक करती ब्लैक शर्ट और ब्लैक की जीन्स में गले में पिंक स्कार्फ बांधे, कंधे पर बैग लटकाए, गोल्डन बालों की पोनी टेल बनाए मोबाइल में मसरूफ मुस्कुराती हुई नीचे उतर रही थी। एक पल को बहजाद की नजरें इस हूर पर ठटकी, पर दूसरे ही पल वो नजरें फेर गया। वो जंगली आया अभी। इसकी नज़रें स्क्रीन पर ही थी। उसने अब्दुल्ला से नखुसत भरी आवाज़ में पूछा। जंगली खिताब पर बहजाद ने बमुश्किल गुस्सा जब्त किया। जी बीबी सामने है, आपका इंतज़ार कर रहा है। अब्दुल्ला ने मुस्कुराहट रोकते कहा तो हानिया ने सर उठाया। सामने ही वो कल से बदला अपनी काली आंखों में गुस्सा सजाए खड़ा था। इसकी नज़रें एक पल के लिए ठहरी, दूसरी ही पल वो नखुसत से सर झटक कर आगे बढ़ी। बहजाद भी लब भेजे इसके पीछे आया। जब वो अपनी लेक्चरी के पास आई, इसके हर अंदाज से मगरूरियत झलक रही थी। मैडम गाड़ी मैं ड्राइवर करूँगा, आप पीछे बैठे। वो सामने आते बोला, जिस पर हानिया ने पहले हैरत फिर गुस्से से देखा। गार्ड हो, ड्राइवर नहीं, अपनी औकात में रहो। वो गुस्से से बोली, औकात में ही हूँ और मेरी ड्यूटी आपकी प्रोटेक्शन करना है, इसलिए गाड़ी मैं ड्राइव करूँगा ताकि अगर कोई हमला करे तो मैं उसे संभाल सकूँ। वो इसकी सब्ज नैन कटोरों में देखता संजीदगी से बोला। मुखातिब हुआ, तुम 2 टके के गार्ड, तुम मुझसे बहस कर रहे हो अपनी मालकन से, लफंगे। वो गुस्से से हराई। आसपास के मुलाजिम और गार्ड इनकी तरफ मुतवज्जो हुए। मैडम मैं बहस नहीं कर रहा, आपकी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। आप आराम से पीछे बैठें, गाड़ी आज से मैं ड्राइव करूँगा। वो भी अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं था। कैसे गवारा करता कि लड़की गाड़ी चलाए और वो खुद पीछे बैठे। तुम्हें तो मैं आउट, दफा हो जाओ, नहीं चाहिए कोई गार्ड। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। वो बैग नीचे पटकती हलक के बाग चलाई, जिस पर बहजाद उसे हैरत से देखने लगा। लड़की थी आफित, इतनी सी बात पर इतना वलवला। क्या हुआ हानि? मीटिंग के लिए जाते हारिस साहब अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हैरान और परेशान से पोर्च में आए। डैड ये मुझसे बहस कर रहा है। इस ओल्ड मैन की औकात तो देखो। हानिया खान से बहस कर रहा है, आप उसे अभी इसी वक्त दफा करें। मुझे नहीं चाहिए कोई प्रोटेक्शन, मैं खुद कर लूँगी अपनी प्रोटेक्शन। वो हारिस साहब को बताने लगी। अलबत्ता उससे भरे सब्ज नैन बहजाद पर टके थे। इस सारी कार्रवाई को समझते हुए हारिस साहब ने गहरा सांस भरा। बहस की वजह उन्होंने बहजाद की जानिब रुख किया तो वो शर्मिंदा होकर सर झुका गया। सर बहस की बात नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि हमला अचानक होता है, इसलिए गाड़ी मैं ड्राइव करूँगा कि आप पीछे आराम से बैठें। ये सुनकर हारिस साहब ने हानिया के हाथ से गाड़ी की कीज लेकर बहजाद को थमाई और शॉकेट हानिया का सर अपने सीने से लगाया। हनी बेटा समझने की कोशिश करें, ऐसा नहीं करते डार्लिंग, ये ठीक कह रहा है। आप अपने डैड के लिए एडजस्ट करें प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट। उन्होंने आजाना लहजे में रिक्वेस्ट की तो वह गुस्से से इनसे अलग होती या गाड़ी की पिछली सीट का डोर खोलकर अंदर बैठ गई। हारिस साहब की हिदायत सुनते हुए बहजाद हल्का सर हिलाकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा। इसके लबों पर तबस्सुम था। बैग कौन उठाकर देगा? सख्त तीव्रियों से वो पीछे से बोली तो बहजाद ने बैक व्यू मिरर में उसे देखा, जहाँ इसकी सब आंखें
सुर्ख हो रही थी। वो सर झटक कर बाहर निकला और बैग उसे देकर वापस अपनी सीट पर आया। पोर्च से गाड़ी निकाली। नाम क्या है तुम्हारा? रुखाई से पूछा गया, जैसे उसने कहा था तारुफ के लिए। बहजाद ने ना चाहते हुए भी अपना नाम बताया और बैक व्यू मिरर में देखा जहाँ इसका मुबसर मोबाइल पर झुका हुआ था। उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। नक चिड़ी। वो बड़बड़ा कर रह गया। तुमने कुछ कहा? वो इसकी पुश्त को देखती बोली, तुम्हारे कान बज रहे हैं। उसने तुम कहा। वो क्यों? आप कहे, ये सोचते हुए फिर बुड़बड़ाया कि वो नाक चढ़ाकर रह गई। सुनो जंगली, ऊंची आवाज में बात किया करो। यूं बुड़बड़ा कर क्या साबित करना चाहते हो? मोबाइल बैग में रखती अब वो इसकी जानिब मुतवज्जो हो गई और बहजाद ने खौफ से सांस खारिज की। क्या कभी स्कूल गए हो? ये बाल इतने बड़े क्यों रखे हैं? कटवा कब रहे हो? मूछें दाढ़ी देखी है अपनी? पोनी बांध कर खुद को जाने ईमान समझते हो? वो एक हाथ में सवाल करती इसकी पोनी की तरफ इशारा करती पूछने लगी, इस सब से मेरी जॉब का लिंक नहीं, तो मेहरबानी होगी ऐसे सवाल ना करें। वो कुछ देर पहले की इंसल्ट का बदला लेने लगा और हकीकत में इसका जंगली कहना इसके ज़ब्त का इम्तिहान ले रहा था। इसके जवाब की मुंतज़िर हानिया लब भेज गई और सर हिलाती सीट की पुश्त से सर इटका गई। इसके खामोश होने पर अफसोस हुआ कि बता देता तो क्या जाता, पर नहीं, अगर बता देता तो वो 10 जमातें पास है तो इस नक चिड़ी को मौका मिल जाता उसे जलील करने का। उसने इसीलिए खामोशी ही बेहतर थी। गाड़ी इस यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में रोकते वो बाहर निकला और इसके लिए दरवाज़ा खोला। वो बाहर आई। तुम यहीं रुको, गेट पर मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं, वो कहती हुई आगे बढ़ी। जब बहजाद ने इस बात की नफ़ी की, वहाँ की बहुत ज़िद्दी औरत थी। हारिस साहब ने यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से बात कर ली थी बहजाद की कि वो इनकी बेटी की प्रोटेक्शन के लिए इसके साथ रहेगा, और बहजाद को भी सख्त हुक्म था कि उसे एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल ना होने दे। सॉरी मैडम, मुझे साहब ने आपके साथ रहने का कहा है। गाड़ी लॉक करते वो इसके पीछे आया। इसके जवाब पर हानिया गुस्से से मुड़ी। बहजाद फिर से इसकी छोटी सी नाक पर गुस्सा देख कर रह गया। या अल्लाह, क्या चीज़ बनाई है, इतना गुस्सा! वो दिल में बेजारी से बोला, तुम जंगली पोनी बांध कर खुद को जान ईमान समझने वाले मुझे इनकार करोगे? वो फिर इसकी पोनी को निशाना बनाने लगी। वो मजीद कुछ कहती कि पीछे से आती आवाज़ पर मुड़ी। हनी डार्लिंग, इसके ग्रुप का टोला हानिया को देखकर इसकी जाने बढ़ा। वो भी बैग बहजाद पर फेंकती इनकी तरफ भागी। ओहो, जान ईमान कौन? अल्लाह का शुक्र है इससे बेहतर ही हूँ। वो मुंह बनाकर इसकी नकल उतारता बोला। उसे वो इन देखा हीरो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। हाँ अलबत्ता सलमान खान कह सकती हो, नक चिड़ी, उसे मैंने कई बार देखा है। और अगर तुम्हारी कोई कहानी बनी तो तुम्हारे दोस्त को लेकर जाने के बजाय पहले तशवीश करूँगा और फिर तुम्हें लेकर जाऊँगा। सबसे बारी बारी गले मिलते हुए उसकी पुश्क देखते वो मुस्कुरा कर सोता सर झटक गया। हूँ दिस हैंडसम मैन हु दिस हैंडसम मैन। इसकी फ्रेंड बहजाद को सर से पांव तक देखती सताइश भरे अंदाज में सवाली नज़रों से हानिया से पूछने लगी। इन अमीरजादियों की आंखों में इसके लिए पसंदीदगी के रंग बिल्कुल नुमाया थे, जिन्हें देखकर बहजाद ने अपने चेहरे पर सद तासुर सजा लिया। और हानिया वो तो हैंडसम लफ्ज़ पर दिलो जान से जल उठी। बॉडीगार्ड है मेरा, वो मुंह बनाकर नखुसत से बोली। ओ बेबी का बॉडीगार्ड? हाँ। सब हानिया की हालत पर कहका लगा उठी। मुझे कह देती, मैं बन जाता तुम्हारा बॉडीगार्ड। उसका दोस्त सैम सामने आकर मुस्कुराते हुए मैंने खैर नज़रों से उसे देखकर बोला। बहजाद ने चौंक कर इस गोल्डन बालों वाले चूसे आम की गुठली को देखा और इसकी नज़रों का मफहूम समझते हुए दांत पीसने लगा। वॉचमैन की ज़रूरत है मेरे रूम के लिए, अगर पूरी कर सको तो आ जाना कल से। चूसे आम की गुठली, वो स्पॉट लहजे में सैम से बोला। और इसकी बात पर जहाँ सबका हला देने वाला कहका पड़ा था, वहीं सैम ने गुस्से से उसे देखा। बॉडीगार्ड हो, अपनी औकात मत भूलो, चुटकी में मसल दूंगा, अंडरस्टैंड? वो सामने आते अपने
जस्टिस बाप का जम दिखाने लगा। इसके हुलिये से ही बहजाद को लगा जरूर ये किसी अमीर आदमी की औलाद है। मसल का दिखाओ। वो हानिया का बैग हाथ में थाम कर सैम की आंखों में देखते हुए चैलेंज करके बोला। सैम इसकी काली सद आंखों के तासर से कुछ हड़बड़ा गया और इसकी बॉडी को देखकर वो कुछ ज्यादा ही अंदर से डर गया था, इसलिए इस पर गुस्से भरी नजर डालकर वो हानिया की जानिब मुड़ा। तुम अपने गार्ड से हमारी इंसल्ट करवा रही हो, वो इस पर बिगड़ा और बहजाद इसकी बुजदली पर स्त्रिया मुस्कुराया। है यू वर्ल्ड वर्ल्ड मैन लफंगे, चुप करो वरना अभी फारिग कर दूंगी। हानिया गुस्से से अपने दोस्त की इंसल्ट पर गराई तो बहजाद इसकी सुर्ख रंगत को देखकर चुप कर गया। सैम इस पर एक गुस्से भरी नजर डालता इनके साथ अंदर बढ़ गया तो वो भी पीछे पीछे आया। वहां यूनिवर्सिटी में दाखिल होते ही इसने सरसरी सी नजर आसपास के माहौल पर डाली, जहाँ सब अमीर लोगों की औलादें पढ़ने आई हुई थी, क्योंकि गरीब तो इस यूनिवर्सिटी की फीस का सोचते ही फौत हो जाता। बहजाद का दिल किया यहाँ एक पल भी ना रुके। उसे ये यूनिवर्सिटी कम क्लब ज्यादा लगा। उसने सब लड़कियों के आधे कपड़ों पर नजर डालकर अपनी मैडम को देखा तो शुक्र का सांस भरा कि इसने पूरे कपड़े पहने हुए हैं। वक्त जैसे तैसे गुजर गया। उसे मालूम हुआ कि वो यहाँ पढ़ने कम दोस्तों से मेल जोल के लिए ज़्यादा आई थी और ये भी अंदाज़ा हो गया कि इसकी दोस्त सैम के अलावा किसी दूसरे लड़के से नहीं थी। यहाँ तक कि कोई हाय हेलो भी कहता तो वो बुरी तरह इग्नोर कर देती, जैसे उसे आदत हो इस सब की। जहाँ जहाँ वो जा रही थी वो भी इसके पीछे पीछे था। सब जदीद दौर की मॉडर्न लड़कियां उसे अपनी पुरशौक नज़रों के हारस में लिए हुए थी। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। अगर कोई काम का दूसरा रास्ता होता तो उससे यहीं दो हरफ भेज कर चला जाता। तुम हमें पार्टी कब दे रही हो आज़ादी की? उसकी एक दोस्त बोली। जब तुम लोग चाहो। वो कैंटीन में एक टेबल मुंतखब करके बैठ गई। बहजाद को एक साइड खड़ा रहने के लिए कहा। वो सर हिलाकर कुछ फासले पर खड़ा हो गया। कल या परसों रख लो, आज रात मुझे अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है। इसकी दोस्त तानिया बाल झटक कर बोली। अलबत्ता इसकी नज़रें भटक भटक कर बहजाद पर जा रही थी। कल नहीं, कल मुझे डेट पर जाना है, परसों रात को डन कर दो। सैम ने अपना किरदार अदा किया तो खौफ से हानिया ने ओके किया। ओके, मुझे तुम में से कोई पार्टी के लिए जगह मुंतखब करके इन्फॉर्म कर दे और जैसे अपने अपने फ्रेंड को इनवाइट करने हैं कर ले। पार्टी को डिसाइड करने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड की बातें करने लगे और हानिया खामोशी से सुनती मुस्कुराने लगी। इस दौरान तानिया ने आंख दबाकर हानिया से कहा कि अपने बॉडीगार्ड को भी साथ ले आना, तो वो मान गई। जाहिर है डैड इसके बगैर आने भी नहीं देंगे, पर इसकी इनवाइटेड का मफहूम समझते बाकी की फ्रेंड कहका लगाने लगी। मुझे नहीं लगता ये सड़ू जंगली तुम्हारे इरादों पर पूरा उतरेगा। हानिया ने नखुसत से एक आंख गर्दन मोड़कर बहजाद पर डाली, जो कब से अल्टर खड़ा था और आसपास मौजूद सब लड़कियों की नज़रों के हारस में था, जैसे इन लड़कियों ने कभी कोई जंगली देखा ना हो। बहजाद अल्टर खड़ा आसपास के माहौल को अपनी निगाहों में लिए हुए था। अपनी मैडम के देखने पर करीब आया। कोई काम है? वो समझा शायद किसी चीज़ की ज़रूरत हो उसे। नहीं, वापस अपनी जगह पर जाओ और ज़रा अभी यहाँ से वहाँ हुए तो अभी के अभी रफा दफा कर दूंगी। गो। वो गुस्से से हुक्म देती बोली तो बहजाद सर हिलाकर चला गया। अलबत्ता इस आम की गुठली सैम के तंज़े मुस्कुराने पर और इस नकचिड़ी के लहजे पर उसने मुठियाँ ज़रूर भेजी थी। ये मेरे लिए हादी। होटल के रूम में इस वक्त हादी और इसकी हार्ट बीट रुमेसा मौजूद थे और हादी के सरप्राइज पर आईने में रुमेसा अपने गले में पहने डायमंड के नेकलेस पर उंगलियां फेरती हैरत खुशी के मिले जुले एहसास से बोली। यस, ये तुम्हारी इस नाजुक व खूबसूरत गर्दन के लिए। हादी ने पीछे से उसे अपने हारस में लिया और इसकी गर्दन पर मोहब्बत पर भरा भूसा दिया। वो इस अचानक आफत पर गड़बड़ा कर फौरन इसके हारस से निकली। कितने का है? ये तो बहुत महंगा लग रहा है। खुद को संभालती वो मुस्कुरा कर पूछने लगी। हादी इसके ग्रेस पर मुस्कुराता हुआ इसके सामने अपनी पैंट की जेबों में हाथ फंसाकर खड़ा हो गया। तुम्हारे सामने कुछ नहीं हार्ट बीट, मैं तो तुम पर खुद को भी वार दूं। वो मोहब्बत से गोया हुआ। अच्छा, वो खिलखिलाकर हंसी और वो इसकी खनकदार हंसी में हमेशा की तरह खो गया।
यू नो हार्ट बीट, तुम्हारा ये शर्माना, मुझसे भागना, ये ही मेरी जान निकाल देता है, इसने मोहब्बत से चूर गंभीर लहजे में कहा। इसकी पलकें लहस गईं और वो दिलचस्पी से इसकी उठती गिरती पलकों का रक्स देखने लगा। क्या मेरे अलावा किसी और को भी ये कहा होगा आपने हादी? वो पूछने लगी तो एक पल के लिए वो ठटका और फिर गुस्सा हुआ। ये मेरे खालिस जज्बे सिर्फ तुम्हारे लिए हैं और हमेशा रहेंगे। तुम्हारे अलावा आज तक मैंने किसी को ऐसी नज़रों से नहीं देखा जैसे तुम्हें देखता हूँ। वो गुस्से से इसके बाजुओं को जकड़े बोला। इसके सी करने पर उसका बाजू छोड़कर उससे खुद को संभाला। इसके मासूम चेहरे को हाथों के प्याले में भरकर सॉरी कहा तो वो अपनी नीम नजरें झुका गई। रोमिसा से इसकी मुलाकात एक फ्लावर शॉप पर हुई थी जहाँ वो काम करती थी। वो एक गरीब घर की बेटी थी। घर में सिर्फ उसकी माँ थी जो बीमार और दवाइयाँ पर बिस्तर से लगी हुई थी। एक दफ़ा एक दोस्त की आदत की गर्ज से वो फ्लावर खरीदने के लिए इस छोटी सी फ्लावर शॉप पर आया और वहाँ उसे देखा। इस खूबसूरत सी मासूम लड़की की नज़रों ने इस पर ऐसा वार किया कि वो एक बार नहीं, दिन में कई बार इससे बिला वजह ही फ्लावर खरीदने चला आता था। इस दौरान इसने रोमिसा की मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली थी। इसकी गुर्बत तो इसके हुलिये से ही बयान होती थी। रोमिसा भी जैसे इसकी आदी होने लगी थी। जिस दिन वो ज़रा सा लेट होता तो अगली मुलाकात पर वो नामहसूस अंदाज में इसे शिकवा कर देती थी और वो इसकी बेचैनी पर हंस देता था। हादी को मालूम ही ना हुआ कि वो कब इसके दिल में बिला इजाज़त उतर गई और वो अनजान ही रहा। एक दिन एक लड़के को उसे छेड़ते हुए देखा तो इसके अंदर ऐसी आग भड़की कि वो अपने दोस्तों का ख्याल किए बगैर इस लड़के पर कहर बनकर टूट पड़ा और इसका बुरा हाल कर दिया। इसके दोस्तों ने उसे बामुश्किल पकड़ा। इस दौरान रोमिसा को कोने में दबकी रोती हुई खड़ी रही और हादी अपने नाक से निकलते खून को साफ करता इसके सामने आया। वहाँ से गुलाब उठाकर दोनों बैठकर उसे प्रपोज करके सबको सूचित कर दिया। और रोमिसा को भी कितनी देर तक खाली खाली नज़रों से उससे देखती रही। फिर अचानक ही वो इर्द गिर्द मौजूद लोगों की परवाह किए बिना नीचे इसके पास बैठकर इससे फूल छिपटती इसके गले लगकर बेतहाशा रोने लगी। इसके बाद हादी ने उसे ज़बरदस्ती घर बिठा दिया था। वो हर माह अच्छी खासी एक मखसूस रकम इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता था। इसके सारे खर्चात, खारवा व माँ की दवाई का खर्चा या घर के राशन का, वो सब हादी ने अपने ज़म्मे ले लिया था। मैं अब चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है, अम्मा इंतज़ार कर रही होंगी। हादी जज्बात में बहकता इसके चेहरे पर झुका तो रोमिसा घबरा कर पीछे होती हुई बोली, तुम तो बहुत बोरिंग हो, मेरे जज्बात की कदर नहीं तुम्हें। ज़रा पास आओ ताकि मैं अपने जज्बात बयान करूं, फिर ही कुछ एहसास हो तुम्हें। वो बदमज़ा होते हुए उसे देखकर बोला। रोमिसा भीगी हथेलियों से ज़बरदस्ती मुस्कुराई। मैंने आपको पहले ही बता दिया था हादी कि जब तक आप अपने डैड के साथ मेरा रिश्ता लेकर नहीं आते, मुझे एक मजबूत जायज़ रिश्ते में नहीं बांध देते। मुझसे ऐसी कोई तवक्को मत रखना। वो सख्ती से बोली और यहाँ आकर हादी बेबस हो गया। जानता था इसका बाप कतई तौर पर इस मिडिल क्लास लड़की को अपनी बहू नहीं बनाएगा। इनकी आंखों पर तो सिर्फ हानिया खान की दौलत की पट्टी बंधी हुई थी। इनका अहद था खुद से वही इनकी बहू बनेगी। फिर वो कैसे कहता ये सब? इसने तो सोचा था हानिया से शादी के बाद वो अपनी पसंद से रोमिसा से शादी करेगा, पर दरमियान में हानिया अपना नाटक करके निकाह मंजूर कर गई, वरना आज इसकी हार्ट बीट इसके बहुत करीब होती। इससे यूं ना कतराती। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ, वो संजीदगी से बोला, जिस पर अफसोस से सर हिलाकर रोमिसा ने नेकलेस गले से उतारा और इस मखमली केस में बंद कर दिया। वो इसके पीछे निकाह में चलती हुई गाड़ी तक आई। हादी ने उसके लिए डोर खोला और वो अंदर बैठी तो हादी डोर बंद करके ड्राइविंग सीट की तरफ से आया। हार्ट बीट, बहुत जल्द मैं तुम्हारा ये शिकवा भी दूर कर दूंगा और फिर तुम मुझसे यूं दूर जाकर दिखाना। वो उसके हाथ की पुश्त पर लब रखता हुआ बोला। वो शर्मा सी गई। उसकी गली के सामने गाड़ी रोकने पर वो खुदाहाफिज कहती गाड़ी से नीचे उतरी। गिफ्ट नहीं लोगी? वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। आपने दिया नहीं? रोमिसा मुंह बनाए उसे देखने लगी। इसके मुंह पर सोने पर वो मुस्कुराया और अपनी सी जेब से चॉकलेट निकालकर इसकी तरफ बढ़ाई। वो खुशी से इसके हाथ से चॉकलेट झपट कर मुस्कुराकर उसे देखने लगी। हादी मोहब्बत पाश नज़रों से उसके गालों में
ہنسنے سے پڑنے والے ڈمپل دیکھنے لگا، پھر اس کی گلی میں اندر جانے تک ہادی وہیں کھڑا رہا۔ وہ محبت سے بلیک چادر میں لپٹے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ مجھے شاپنگ پہ جانا ہے۔ کہاں گیا وہ جنگلی؟ وہ یونیورسٹی کے دوستوں سے ایک ماہ بعد مل کر اس کا موڈ یکدم فریش ہو گیا تھا۔ پھر اس نے بہزاد کو منہ بھی نہیں لگایا تھا۔ یونیورسٹی سے گھر آ کر فریش ہوئی۔ کھانا کھانے کے بعد شام کے وقت سیڑھیوں سے نیچے اترتی ایک ملازم پر چیخی، میڈم! بہزاد نے اس نکچڑی کو دیکھتے دانت پیس کر اپنی جانب متوجہ کیا تو ہانیہ نے دیکھا وہ لانچ میں ایک سائیڈ پر کھڑا تھا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی نیچے آئی۔ کیچ! اس نے اپنا کلچ اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ وہ کلچ بہزاد کے پاؤں میں آ گرا۔ بہزاد نے ایک نظر اس پر ڈالی اور خود اسے چھوڑ کر گاڑی نکالنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ یو جنگلی، تم نافرمان ورلڈ مین، تم نے میرے حکم سے انکار کیا! وہ چیختی ہوئی کلچ اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگی آئی۔ بیٹھے میڈم! وہ اس کی چیخوں پر دھیان دیے بغیر گاڑی سے باہر نکلا اور اس کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ میں نے تمہیں کلچ کیچ کرنے کا کہا تھا، کیوں نہیں کیا؟ وہ اس کا پرسکون چہرہ دیکھتی سامنے آ کر پوچھنے لگی۔ میں باڈی گارڈ ہوں، آپ کا نوکر نہیں، وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ ہانیہ نے ٹھٹک کر اس کی سرد آنکھوں میں دیکھا۔ تم ہو جنگلی ملازم ہی ہو میرے، انڈرسٹینڈ؟ وہ غرغائی۔ بہزاد نے اوپر دیکھتے گہرا سانس خارج کیا۔ اس کے اس طرح اوپر دیکھنے پر تو ہانیہ نے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی۔ یو ورلڈ مین، تم اللہ سے میرے مرنے کی دعا مانگ رہے ہو؟ وہ اس کے کالر کو پکڑتی اسے جھنجھوڑتی دھاڑی۔ بہزاد اس کی اس جرأت پر دنگ رہ گیا۔ اگر اس کے مرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو وہ اسے ایک کھینچ کر لگاتا، پر اس کے نازک سراپے کو دیکھتے ہوئے وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ کیا ہوا؟ یہ کیوں اس کا کالر پکڑا ہوا ہے؟ پورچ میں رکی گاڑی سے حارث صاحب نکلتے ان کے پاس آئے اور اپنی بیٹی کے ہاتھ سے اس کے کالر سے ہٹائے۔ ڈیڈ، آپ اس لفنگے کو نہیں جانتے، یہ اوپر کی طرف دیکھ کر اللہ سے میرے مرنے کی دعا مانگ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں مر جاؤں آپ اسے ابھی کے ابھی جاب سے فارغ کریں۔ حارث صاحب نے حیرت سے بہزاد کو دیکھا جس پر وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ کیا پاگل بیٹی پالی ہے؟ وہ دل ہی دل میں بولا۔ سر، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے تو ایسے ہی سورج کی تپش کی وجہ سے اوپر دیکھا تھا۔ اور میڈم سے پوچھیں، کیا انہوں نے مجھے بد دعا دیتے سنا؟ بہزاد کا دل کر رہا تھا کہ ابھی اس آفت کو اٹھا کر کہیں دور پھینک آئے۔ تھی چیونٹی جتنی پر آدھا دن اس کے ساتھ گزار کر اسے لگ رہا تھا وہ پاگل ہو جائے گا، اس لڑکی کو کچھ کر دے گا۔ آپ نے سنا اسے بد دعائیں دیتے؟ انہوں نے ہانیہ سے پوچھا، جو پہلے ٹھٹکی پھر ڈھیٹ بن کر بغیر شرمندہ ہوئے نفی میں سر ہلاتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حارث صاحب نے افسوس سے سر ہلایا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ بہزاد سے مخاطب ہوئے۔ سر، میڈم کو شاپنگ کرنی ہے، اس نے بتایا تو حارث صاحب سر ہلا کر اندر کی طرف بڑھ گئے۔ وہ گاڑی کے اندر بیٹھی ہانیہ پر غصے بھری نظر ڈال کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور زور سے دروازہ بند کیا۔ ٹھاک کی آواز پر وہ ہڑبڑا گئی۔ تمہارے باپ کے پیسوں کی گاڑی نہیں ہے، ایسا بند کیا کرو ڈور۔ وہ اس کی چوڑی پشت دیکھ کر ناپسندگی سے بولی تو بہزاد لب بھیج کر رہ گیا۔ کاش ہوتی تو گاڑی سمیت جلا دیتا۔ وہ بڑبڑایا اور خود کو گھورتی ان سرد آنکھوں کو بیک ویو مرر میں دیکھا۔ تم جو یہ چون چون کرتے ہو ذرا اونچی آواز میں کیا کرو تاکہ میں بھی سنوں، وہ نخست سے بولی اور موبائل پر رینا کی کال آنے پر وہ اس سے باتوں میں مشغول ہو گئی۔ وہ اس سے انگلش میں باتیں کرتی، کبھی منہ بناتی تو کبھی کہکے لگاتی۔ لفظ ورلڈ مین پر بہزاد سمجھ گیا کہ اس کا ذکر خیر سے ہو رہا ہے۔ دوسری طرف سے کچھ کہنے پر وہ کہکا لگا اٹھی۔ میڈم! گاڑی شاپنگ مال کے سامنے روکتے اس نے اس نکچڑی کو دیکھا جو ہنستی ہوئی پٹر پٹر انگلش میں باتیں کر رہی تھی۔ اس کے بلانے پر وہ ابروی اچکا کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی تو بہزاد نے مال کی جانب اشارہ کیا۔ مس یو ٹو ڈارلنگ، اس نے کہتے ہوئے موبائل کان سے ہٹایا اور مسکراتے ہوئے سامنے دیکھا۔ بہزاد اس کی مسکراہٹ کو دیکھنے لگا جو اس وقت دنیا کی حسین ترین گڑیا لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کے چہرے پر تھم سی گئیں۔ تم کیا گھور رہے ہو؟ وہ سخت تیوروں سے اسے ٹوک گئی تو وہ شرمندہ ہوتا نفی میں سر ہلاتا نیچے اترا اور اس کے لیے دروازہ کھولا۔ ہانیہ کال پر رینا سے اس کا حلیہ بیان کرنے اور اسے اور اپنے تنگ کرنے کے پلان سے آگاہ کرتی رہی تھی۔ اب وہ چور نظروں سے اس کے تاثر جانچ رہی تھی، پر وہاں وہی سنجیدگی دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ لوفر سڑک چھاپ ضرور میٹرک فیل ہے۔
اسی لیے تو اتنا کچھ اس کے بارے میں کہنے پر بھی اس کے ماتھے پر ایک شکن بھی نہیں آئی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور بہزاد گاڑی لاک کرتا ہوا اس کے پیچھے مال میں داخل ہوا۔ وہ لڑکی اتنی چلاک تھی کہ 2 گھنٹے اسے اپنے پیچھے گھماتی، اسے بیگ پکڑاتی، یہ واضح کر رہی تھی کہ دیکھو تم ملازم ہی ہو، میرے جوتے کا سائز جانتے ہو۔ وہ تمسخرہ بھری نظروں سے پاس کھڑے بہزاد سے پوچھنے لگی۔ بہزاد نے اس کے غرور بھرے انداز کو دیکھا۔ میں باڈی گارڈ ہوں، پرسنل گارڈ نہیں، وہ سرد لہجے میں بولتا آس پاس گہری نظر ڈالنے لگا۔ وہ جو اس سے پوچھ کر پھر سے اپنے لیے ہیلز پسند کر رہی تھی، بہزاد کے جواب پر پلٹ کر اسے دیکھنے لگی اور ضبط سے گہرا سانس بھر کر ایک خونخوار نظر اس پر ڈالتی واپس منہ موڑ گئی۔ شکر کچھ ہضم بھی کرتی ہے۔ اس نے اس کے کبوتر جیسے سفید پاؤں پر نظر ڈال کر سوچا۔ اپنی شاپنگ مکمل کرنے کے بعد وہ بیگس بہزاد کو تھماتی واپس جانے کے لیے لفٹ میں داخل ہوئی اور اس کے پیچھے بہزاد بھی داخل ہوا۔ اب بتاؤ پرسنل گارڈ سے کیا مراد ہے؟ لفٹ خالی دیکھ کر وہ واپس سے خونخوار بنی اس کے سامنے آئی۔ آپ کے جوتے کا سائز پوچھنے سے کیا مراد ہے؟ وہ اسے دیکھ کر غصے سے بولا۔ تمہیں تمہاری اوقات دکھا رہی تھی۔ جواب دے کر اسے آگ لگاتی وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ بہزاد نے اپنے سامنے کھڑی اس گڑیا کے چمکتے دانتوں کو دیکھا۔ تمہارا قصور نہیں، سارا پیسے کا نشہ ہے، وہ بڑبڑا کر رہ گیا اور اس سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھنے لگا۔ تم جو یہ منہ ہی منہ میں کچھ کہتے ہو، اس سے مجھے تم اور بھی زہر لگتے ہو، وہ نخست سے کہہ کر مڑی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بہزاد نے خاموشی مسکراتی نظر اس گولڈن بالوں والی پر ڈالی اور سر جھٹک کر لفٹ سے باہر نکلتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا۔ سارا دن اس نک چڑی کے پیچھے گھومتے اور کھڑے رہنے سے بدن تھک کر ٹوٹ پھوٹ سا گیا تھا۔ کبھی اتنی محنت مشقت والا کام جو نہیں کیا تھا۔ وہ اب گھر پہنچ کر لمبی تار کر سو جانا چاہتا تھا۔ کیسا رہا پہلا دن؟ محلے میں داخل ہوتے انور کو اپنے کمرے کے سامنے منتظر پایا تو مسکرا دیا۔ اچھا رہا، اس نے مسکرا کر جواب دیا تو انور مطمئن ہو گیا۔ لمبی پھینکنے والا بہزاد نہیں چاہتا تھا کہ اسے بتائے کیسا دن گزرا۔ سارا دن اس لڑکی کی بے عزتی برداشت کرتے آخر میں خود کو مارنے کے پلان خود ہی سوچنے لگا تھا کہ کیسے گاڑی کسی چیز سے ٹکرا کر خود بھی مر جائے اور اس کا بھی منہ بند کر دے۔ کھانا کھایا؟ بہزاد نے شاپر میں پیک کیا کھانا اندر لے کر آتے ہوئے انور سے پوچھا۔ ہاں کھا لیا ہے، تو آرام کر، پھر صبح آ جانا، کھوکے پر تفصیلی بات ہوگی، وہ کہہ کر چلا گیا اور بہزاد گہرا سانس بھر کر دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھا۔ اکاؤنٹ سے تم نے اتنی اماؤنٹ نکال کر کہاں خرچ کی ہے ہادی؟ فواز صاحب لاؤنج میں بیٹھے ہادی کے سر پر جا پہنچے اور موبائل سامنے کرتے وہاں 50 لاکھ کی اماؤنٹ نکالنے کے نوٹیفیکیشن پر گور کر اس سے سختی سے پوچھنے لگے۔ کچھ ضرورت پڑ گئی تھی ڈیڈ، وہ موبائل اسکرین پر سرسری نظر ڈال کر لاپرواہی سے بولا۔ اس کے لاپرواہ انداز پر فواز صاحب بھڑک اٹھے۔ ایسی کون سی ضرورت تھی؟ ابھی ہفتے پہلے ہی تم نے 3 لاکھ نکالے تھے، آج 50 لاکھ، کیا ابھی سے خود کو اربوں کے نواب سمجھنے لگے ہو؟ وہ اس کے سر پر کھڑے غصے سے بولے تو ہادی نے LED ٹرین آف کی۔ انشاءاللہ جلد ہی بن جاؤں گا اور آپ کے سارے پیسے لوٹا دوں گا۔ یہ کسی کا منہ بند کروانے کے لیے نکالے تھے؟ اس کی بات پر غصے سے بھرے فواز صاحب ٹھٹکے۔ کس کا؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ وہی کالس، وہ سر جھٹک کر کہتا فواز صاحب کو گہرا سانس بھرنے پر مجبور کر گیا۔ پھر بھی تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھو، ابھی ہم اتنی بلندیوں پر نہیں پہنچے جتنے تم پیسے اڑاتے ہو، اور اب تمہیں کوئی کال آئے تو کہہ دینا مجھ سے رابطہ کریں۔ وہ کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھے۔ آپ گئے تھے بہرام ملک سے میٹنگ کے لیے، کیا بنا؟ ملے اس سے؟ ہادی کے پوچھنے پر فواز صاحب کو وہاں انتظار میں گزارے گئے گھنٹے یاد آئے، جب آخر میں مینیجر نے روکھے لہجے میں بار بار ڈسٹرب نہ کرنے کا کہا تھا۔ گیا تھا، انہوں نے بیزاری سے جواب دیا۔ پھر کیا ہوا؟ آئی ایم شور وہ اٹینڈنٹ ہمیں دے رہا ہوگا، اس نے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا۔ نہیں، اس کے مینیجر نے کہا بار بار ڈسٹرب نہ کرو، اگر اٹینڈنٹ دینا ہوا آپ کی کمپنی کو تو کال کر کے آپ کو بلا لیں گے میٹنگ کے لیے، یوں منہ اٹھا کر روز مت چلے آیا کرو، اس نے ضبط کرتے ہوئے بتایا تو ہادی غصے میں آ گیا۔ اس بہرام ملک نے آپ سے یہ کہا؟ اس کی ایکسائٹمنٹ کی جگہ عطائش نے لے لی تھی۔ نہیں، اس کے مینیجر نے۔ چھوڑو اب ان کی باری ہے، کرنے دو، ویسے بھی
مجھے یقین ہے اپنے باپ ظفر ملک کی اعلیٰ شخصیت کا منہ بولتا ثبوت بہرام ملک نے ایسا کچھ نہیں کہا ہوگا۔ یہ سب اس کے مینیجر کی بک بک تھی۔ وہ بہرام کی سنجیدہ شخصیت کو یاد کرتے ہوئے بولے تو ہادی لب بھیج کر رہ گیا۔ انکل نے ہانیہ کے لیے باڈی گارڈ رکھا ہے، سیم نے بتایا کہ سارا دن چپکا ہوا تھا اس کے پیچھے۔ ہادی نے انہیں دیکھتے بتایا۔ ہاں بتایا تھا حارث نے۔ اچھا کیا، کسی دوسرے بہانے سے تو بچ جائیں گے کہ پھر اس کی لڑکی اغوا ہو گئی ہے اور اب ہادی بیٹے کی شادی کسی دوسری لڑکی سے کروا دو۔ فواد چوہان کے کہنے پر ہادی نے سر ہلایا۔